नमस्कार साथियों, आप सीटेट की परीक्षा अगर देने गए हैं तो आप सीटेट की परीक्षा देकर 5 बजे अगर निकलेंगे तो जैसे ही 5 बजे निकलेंगे तो देखिए हम कंप्लीट एनालिसिस किए हुए हैं और आप कंप्लीट इस एनालिसिस जितने भी क्वेश्चंस का है उस सारे क्वेश्चंस का हम लोग एक एक क्वेश्चंस का एनालिसिस किए हुए और एक एक क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। इसमें देखिए सीडीपी और ईवीएस जो है प्रिंस सर कराएंगे और जो मैं प्रिंस गुरुदेव सर मैं आपको मैथ्स और हिंदी कराऊंगा, है ना। अभी देखेंगे, अभी शुरुआत में चूंकि पहला नंबर प्रश्न जो सीडीपी का होता है तो प्रिंस सर के द्वारा जो है सीडीपी का एनालिसिस देखेंगे और कंप्लीट एक एक क्वेश्चंस का एनालिसिस देंगे और अपना रिव्यू करेंगे कि आपका क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये क्या सही आंसर आप कितना नंबर आपका आ रहा है कि टोटल 150 नंबर में आपका नंबर कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आप एनालिसिस देखेंगे प्रिंस सर के द्वारा। फिर जैसे इनका 30 क्वेश्चंस खत्म होता है तो 31 नंबर से हम आपको मैथ्स लेके आ रहे हैं तो तुरंत ही तो अभी आप देखेंगे सीडी। नमस्कार साथियों, आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस कराने वाला हूं। जो सीडीपी का है क्वेश्चन उसका मैं एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करा रहा हूं आपको। आप उसको मैच कर लीजिएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया बना के आए होंगे, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सीडीपी का, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है आपको। अभिकथन जो है कह रहा है अभिकथन में आपको कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए, सुगम मतलब आसान बनाने के लिए, शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, विभिन्न परिस्थिति, अलग अलग परिस्थिति से विभिन्न दृष्टिकोण से भी क्या कराना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए अलग अलग दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये सही है, अभिकथन क्या है, सही है। अब कारण उसका आर देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, जब विद्यार्थियों को विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक चित्त और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। जब क्या करते हैं ना, विद्यार्थी एक दूसरे के ग्रुप में रहेंगे ना, बात करेंगे ना, उससे क्या होगा, उनका समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा। ठीक है, तो आर भी सही है और ए की सही व्याख्या कब कर रहा है, आर कर रहा है दोस्त। तो मेरा देखिए एक सही है परंतु आर गलत है, नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, नहीं होगा। ये भी ए और आर दोनों गलत है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा मेरा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है। प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। समालोचनात्मक चिंतन का विकास यही होगा दोस्त आंसर, ठीक है ना, ए नंबर। बट आगे भी देख लेते हैं, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, आप कंपटीशन कीजिएगा, नहीं, कंपटीशन क्या है, गलत है, ठीक है ना, नहीं करना है। रटना भी नहीं होगा, याद करना भी निगेटिव है। तो प्रतिस्पर्धा, रटना और याद करना क्या निगेटिव है, तो क्या होगा, आप निम्नलिखित में से अधिगम को प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, विद्यार्थियों की सीखने की शैली में क्या विविधता होनी चाहिए वो कह रहा है। देखिए कह रहा है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए। सीखने के बाधा और अवरोध के रूप में देखिएगा उसको, नहीं, अवरोध क्या है, निगेटिव है, ये नहीं होगा। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाए, नहीं होगा, निगेटिव हो गया। नहीं, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, यही होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है ना। कि उपेक्षा की जानी चाहिए, उपेक्षा भी क्या है, निगेटिव है, नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बच्चों में सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, बच्चा सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखेगा, एकदम वो सीखेगा कब, जब सामान्य से विशिष्ट की ओर सीख रहा हो, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तर्क संगत से अनुभव जन के, पहले अनुभव तर्क, सरल से जटिल होता है, न कि जटिल से सरल, अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन होगा मेरा, 5 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्त, कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? नहीं, निगेटिव है, ठीक है ना, नहीं देती है। तो आपको ये गैर प्रासंगिकरण, वैचारिकता, संगठन, वर्गीकरण, तो ये आपको वैचारिकता देती है, संगठन देती है, वर्गीकरण देती है, लेकिन गैर प्रासंगिकरण क्या होगा? नहीं है, निगेटिव है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, कह रहा है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? बच्चों में समस्या के समाधान को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी इफेक्टिव आपको तरीका है? वेज है। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देंगे। उन्हें बुद्धि मंथन करने के लिए, अपने आप में क्या सोचने के लिए, ठीक है ना, अनुमान वगैरह लगाने के लिए अवसर देंगे। उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित, हतोत्साहित क्या? निगेटिव है, 3 नंबर नहीं होगा दोस्त। कठिन समस्याओं से बचने के लिए, कठिन समस्या आएगा तो बचने के लिए भी नहीं होगा। 1 और 2 में देखते हैं, उन्हें समस्याओं को तैयार, आप उसको बना बनाया चीज दे दीजिएगा। किसी समस्या का समाधान, तैयार समाधान उपलब्ध करवा लीजिए उसको। कोई चीज आप किसी चीज के मैथ बना रहा है तो उसको कहिएगा लो बाबू आप आंसर छाप लो, मैं बना के दे दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर दीजिए। वो अपने बुद्धि को मंथन करे और अनुमान लगाए, आंसर होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, कह रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक, अनुभव वाला अधिगम किस पर बल देता है? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, बच्चों के अधिगम शिक्षा के नियंत्रण पर, सीखने के पुनर्बलन पर। इसका राइट आंसर होगा दोस्त 2 नंबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर होगा। अधिगम पर शिक्षकों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, शिक्षक का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सीखने के पुनर्बलन की भूमिका पर नहीं होगा, बजाय निगेटिव ए भी नहीं होगा। तो क्या होगा? आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है ए, कह रहा है शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और क्या हो? संलग्नता हो, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एकदम शिक्षक को सार्थक वातावरण, ऐसा एकदम सही वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय, एकदम सक्रिय भागीदारी ले बच्चे आके और उससे संलग्न रहें, ठीक है ना, ये सही है। अब कथन कारण दिया है आर, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। सभी बच्चे आंतरिक रूप से अंदर से क्या होते हैं? इंटरनली प्रेरित होते हैं सीखने के लिए, ठीक है ना, और सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे ए भी सही है, कथन ए और आर दोनों सही है, और ए का सही व्याख्या आर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 4 होगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा है कि लेओ वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? मानकीकृत पाठ्यक्रम। ये तो गलत है, ये निगेटिव टैगवर्ड है। सामाजिक अलगाव होगा नहीं। मूर्त पुरस्कार, ये भी नहीं। सहकर्मी सहयोग, अपने सहकर्मियों के, सहपाठियों के सहयोग से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्त, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तो इसका क्या होगा दोस्त? 1 नंबर आंसर होगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यहाँ पे देरी का संकेत नहीं है, यहाँ पे बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ नहीं, निगेटिव है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ये भी निगेटिव है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? 1 नंबर होगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक क्या है? तरीका है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो एक देखिए क्या है, वो कह रही है कि एक जो शर्ट का बटन होता है ना, वो शर्ट लगाते हैं तो बन जाता है ना। तो 4 वर्ष की जो अर्पणा है वो कह रही है कि एक बटन क्या है? जिंदा है, ये बांधने का काम कर रहा है शर्ट को। तो वो बटन को क्या, एक जीव के समान, तो उसका क्या प्रतिक्रिया है? जीवादी चिंतन का। क्या प्रतिक्रिया है? जीवादी चिंतन का। ये परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन नहीं, केंद्रीय नहीं, परमग्नात्मक नहीं, क्या होगा? जीवादी चिंतन, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त,
शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में समाजीकरण की, तो इसका होगा कि पहले में शैशवावस्था में प्राथमिक और ये समाजीकरण की प्रारंभिक बाल अवस्था में माध्यमिक। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक और माध्यमिक, न कि माध्यमिक तृतीयक, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा माध्यमिक, प्राथमिक होगा पहले, उसके बाद क्या होगा माध्यमिक होगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन नंबर 12 था, अब 13 नंबर क्वेश्चन दोस्त। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कह रहा है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये सही है, आगे पढ़ लेते हैं। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, नहीं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, नहीं। यहाँ पे कह रहा है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, नहीं। क्या होगा राइट आंसर है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अगर आपका लैंग्वेज वाला डेवलपमेंट है तो आपका ये क्या है संज्ञानात्मक विकास जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको क्या बनाएगा सही में सुगम बनाएगा, आसान बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का 1 होगा। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों की समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अच्छा तरीका से व्यवहार किस पे पारंपरिक स्तर पे, किससे पारंपरिक स्तर पे, पूर्व स्तर पे नहीं, संक्रियात्मक पे नहीं, उत्तर संक्रियात्मक पे नहीं, किस पे पारंपरिक पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दिया है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। एकदम सही कह रहा है कि शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उसकी समझ और कौशल को क्या करेगा विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक है। चलिए फिर कह रहा है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, ए का सही व्याख्या कर रहा है आर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कह रहा अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। विद्यार्थियों को प्रदर्शन की तुलना एक मानक तय पैमाने से करना, नहीं मानक तय पैमाना से नहीं करना उसका प्रदर्शन की तुलना। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, हाँ ये हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले, नहीं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और ग्रेड, नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल क्या हो शामिल हो। बच्चा किस एज में शब्द का खेल समझ जाता है, चुटकुला पहेलिया वगैरह समझ जाता है 7 वर्ष, नहीं 3 वर्ष में समझ जाता है। 12 वर्ष बहुत ज़्यादा हो गया, 1 वर्ष बहुत कम ही हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा 3 वर्ष होगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, क्यों किया था नारीवादी दृष्टिकोण से, क्यों किया था नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो कि स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे दिया है पहला पारगमन, नहीं विकेंद्रीकरण, नहीं कारण परिणाम का विश्लेषण, नहीं केंद्रीयन। ठीक है ना, केंद्रीयन होगा। ठीक है, राइट आंसर 4 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, ठीक है ना, प्रतिभावान बच्चे होते हैं उसको शिक्षित करने का उपागम जो असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, बहुत तेजी से बढ़ाता है, एक्सीलरेट करता है, तो क्या होगा एक्सीलरेशन का त्वरण। ठीक है ना, गतिवर्धन। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। डिस्ग्राफिया क्या है, एक मनोविकार जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशीलता का व्यवहार है। आवेगशीलता वाला तो ADHD हो गया, ADHD नहीं होगा। एक तंत्रिकीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। एक भाषण विकार जिसकी विशेषता हकलाना या उच्चारण में त्रुटियों करना। एक गतियुक्त विकार जिसकी स्थूल पेशीय बाधित हो।
ठीक है दोस्त। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपको तंत्रिकीय विकार होगा, ठीक है ना, जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में क्या हो, कठिनाई हो, ठीक है ना। डिस्ग्राफिया तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षर आकार जो से लिखने संबंधित इत्यादि में संबंधित होता है ना, उसको तंत्रीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, आपको विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ठीक है। तो विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे फिर एक बार कह रहा है आपको उपयुक्त में से कौन कौन सा सही है बताना है, पाठ्य चर्चा के अनुकूलन करें, ठीक है, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ये भी ठीक है, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को जांच करें, भी ठीक है। तो 1 2 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 4 होगा, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है हार्वर्ड गवर्नर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि। आपको मैंने मूर्तिकार वाला भी बताया है, पढ़ाया है, सीडीपी में क्या होता है, अस्थानिक बुद्धि, दी का स्थान, ठीक है ना। तो मूर्तिकार वाला क्या होगा, अस्थानिक, दी का स्थान यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारे दर्शन शास्त्र के बाद क्या होता है, अंतः व्यक्ति, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन था ना मेरा, हाँ। अब इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों को विशेष विशेषता क्या है, जो स्वलीनता वाले होते हैं, संवाद कौशल का उच्च स्तर नहीं, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, बार बार दोहराव करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा 2, न कि 3 न कि 4, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 2 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, इसमें से स्थूल गतिक, स्थूल वाला आपको एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है जिसमें आपको, उसके बाद दूसरा क्या होता है स्थूल वाला जिसमें आपको तैरना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तैरना, मांसपेशियों का पूरा यूज होता है इसमें, ठीक है ना। चलिए कह रहा है भौतिक वृद्धि विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करता है। तो देखिए यहाँ पे आपका विविधीकरण वाला नहीं होगा, भौतिक विकास में क्या होता है, ये आपको समीपस्थ और वही नहीं होता है, ये आपको सिफेलोकोडल ये होता है, ठीक है ना, शीर्षगामी, सिर से पैर तक, यानी और वही क्रम में आता है। समीपस्थ में क्या होता है, मध्य से बाहर की ओर, ठीक है, आंतरिक से बाहरी, तो 4 नंबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश होती है, ठीक है। धीमी, तार्किक, आपको स्थिर, आत्म केंद्रित, आपको प्राथमिक बाल अवस्था में बुद्धि तो धीमी हो सकती है, ठीक है, धीमी होगी आपको, और सोच प्राथमिक बाल अवस्था में तार्किक नहीं होगी, ठीक है ना। वहाँ पे सोच क्या होगी आपकी, तार्किक नहीं होगी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित होगी, और मध्य बाल अवस्था में वृद्धि क्या होगी, स्थिर रहेगी, और सोच क्या हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर था 27। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। कक्षा के शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्रिया का परिभाषा क्या है। क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होगी। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदल सकते हैं, उतना नहीं है, उससे सोच पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये है, इसको आपके सोच पे विचार करने की क्या है, आवश्यकता होगी। संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध, इस पे नहीं, क्रिया की परिभाषा क्या है, उतना सोच की जरूरत इस पे नहीं है, ये तो परिभाषा है, आप इसको रट भी सकते हैं, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, एक विफलता के लिए, फेल हो जाने के लिए। कह रहा है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरा दोस्त मेरा ध्यान भटका रहा था, ये कोई आपको प्रत्यारोपण नहीं लगा सकते हैं। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, ये भी आरोप सही नहीं है। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि मैं शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, नहीं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, यही राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्त ना, यही राइट आंसर होगा। ये अपना दोस्त अपने पे ठेप रहा है, कह रहा है कि मैंने पढ़ाई सही से नहीं की इसलिए मैंने परीक्षा में क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कर रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। राइट है, ठीक है। इसका कथन, इसका अभिकथन क्या होगा दोस्त, सॉरी इसका कारण क्या होगा? बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये भी राइट है, एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है ना। ए बी और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो दोस्तों मैंने सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को देख लिया, ठीक है ना। अब चलते हैं, आप मैथ वाले सर आएंगे, आपको मैथ का क्वेश्चन का क्या आपको एनालिसिस के क्वेश्चन का कराएंगे, फिर मैं आता हूं उसके बाद ईवीएस के क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। आते हैं सर। फिर से आप सभी को नमस्कार। आइए हम लोग मैथ्स देखते हैं। मैथ्स के पेडागोजी और मैथ्स के हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। देखेंगे मैथ्स का आपका पहला सवाल है 31 नंबर। क्या है कि कह रहा है कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है। आप बताएंगे कि हमारा मैथ्स जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा लग रहा है। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप मैथ्स में कितना सही कर पा रही हैं और कितना सही कर पा रहे हैं, आप सीडीपी में कितना सही कर पा रहे हैं। और हम लोग दिसंबर सीटेट के लिए भी बहुत जल्द ही नया बैच भी लॉन्च करने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे। कह रहा है कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य कितना रुपया है? 10 रुपया। तो आप दो चीज़ें समझेंगे कि मान लें कि ये कितना रुपया है, 10 रुपये का उसका टोटल मूल्य है, ठीक है। ये उसका कॉस्ट है, समझने की कोशिश करना, ये कॉस्ट है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का एक सिक्का है, यानी हमेशा इसको रुपया में लिखेंगे और पैसा दोनों में लिखेंगे, 5 रुपये और 00 पैसा। 2 रुपये के एक सिक्के तो 2 रुपये, ये भी हो गए। और 50 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं। देखेंगे आप 5 जो है 50, तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो ठीक है। 2 वो 50 पैसे का सिक्का का मतलब 1 रुपये, तो 5 को 50 पैसे का मतलब 2.5 रुपये, नहीं 2 रुपये 50 पैसे। तो टोटल कितने हुए? 5 2 7 2 9 रुपये 50 पैसे। ये उनके पास क्या है, ठीक है। लेकिन इस साबुन की दाम कितना है? 10 रुपये। तो उसके पास कितना कम पड़ रहा है? तो देखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो देखो जैसे ये 10 में से ये रुपया है और ये पैसा है, ये रुपया है और ये पैसा है, तो रुपया में से जब पैसा के घर में जाएगा, देखिए जब 1 रुपये में से 1 रुपये जब इसमें पैसा के घर में जाएगा, तो 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं बच्चों? 100 पैसे होते हैं। तो ये 100 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा? 50। और ये देखेंगे 9 में से 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपये था, 1 रुपये इधर चला गया था पैसे वाले घर में, तो अब 9 बच गया, तो 9 में से 9 गया 0, यानी 0.50, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। यानी आंसर आपका क्या होगा? यानी 50 पैसे, 0 रुपया 50 पैसे आंसर होगा, ठीक है साथी बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 32 नंबर सवाल है कि रुबीना ने एक कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय। ये क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि आप इसमें बहुत सारे बच्चों को आंसर लाने में दिक्कत हो रहा होगा, तो इसका क्या आंसर होना, जरा इस चीज को समझेंगे। 16:50 बजे शुरू कर रही है और 9 यानी रात को 21:15 में, यानी उसका डेस्टिनेशन कितने बजे खत्म होता है? देखेंगे डेस्टिनेशन उसका खत्म होता है, डेस्टिनेशन मतलब पहुंचती 21:15 में है और चलती कितने बजे है? तो 16:50 में। तो अब देखेंगे इसको माइनस कैसे करेंगे। अधिकतर बच्चे क्या गलती करेंगे कि 5 में से 0 जाएगा 5 कर लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, एक अंक इसमें चलते 11, 11 में से 6 5 कटाएंगे 6, और यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन में कहीं 65 दिया नहीं है,
तो ये बच्चे, अधिकतर बच्चे यही मिस्टेक करेंगे। तो लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जिस तरह मैंने अभी पैसा वाला प्रश्न बताया है उसी तरह से ये भी रहेगा। क्योंकि हमको पता है कि 15 में से 50 कभी माइनस नहीं होगा। जब 15 में से 50 माइनस नहीं तो क्या करेंगे, क्योंकि 15 बड़ा है और 50 है, 15 छोटा है और 50 क्या है, बड़ा है, तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये देखेंगे ये घंटा है और ये क्या है, मिनट है, तो हमको मिनट वाला कम पड़ रहा है, तो घंटा में से एगो मिनट ले लीजिए इधर। तो एक घंटा 21 को है, इसमें से एक जाएगा तो ये 20 घंटा हो जाएगा। और ये चूंकि घंटा मिनट के घर में जा रहा है, तो आपको पता है कि एक घंटा जो है मिनट के घर में जाएगा तो 60 हो जाएगा, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो पहले से 15 है और 60 और जाएगा तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। और 75 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 25। और यहाँ देखेंगे 20 बचा, 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 4। यानी आंसर होगा 4 घंटे 25 मिनट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 4 घंटे 25 मिनट इसका आंसर होगा और 2 नंबर ऑप्शन सही है। आगे जो देख रहे हैं, अगला जो प्रश्न है, अगर आगे प्रश्न देखते हैं कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, देखेंगे 5 सेंटीमीटर है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 5 25, चूंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अरे यदि इस वर्ग की भुजा को दुगुनी कर दे तो 5 को दोगुनी कर दो तो 10 हो जाएगा। और 10 का अगर चूंकि 10 है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 10 यहाँ के 100 हो जाएगा। देखो तो पहले 25 था और अब कितना हो गया, 100, यानी कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ा। और यही आंसर होगा आपका 1 नंबर, यानी 4 गुना, यानी 33 नंबर का एक आंसर होगा 4 गुना। यानी जैसे ही भुजा को 2 गुना करेंगे बच्चों, तो ये तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले 5 था तो क्षेत्रफल क्या होगा, 5 5 25। अब 5 का 2 गुना 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर क्या करेंगे, 10 का 10 गुने 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। देखिए इस प्रश्न का बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे सिंपल क्या है, देखो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई बढ़ते क्रम में कर रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ते हुए। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, है ना, यानी सबसे छोटा। देखेंगे तो इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो इसका वैल्यू 4 होगा और 3 एकम 3, इसका वैल्यू 3 होगा। तो ये 4 से 3 जा रहा है, यानी घटते क्रम में जा रहा है। जबकि यहाँ पे पहले छोटा होना चाहिए, इसके बाद इससे बड़ा होना चाहिए, जबकि इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर जाएंगे 3 से 1 में, देखो गुना करो तो 3 एकम 3, और इसको गुना करो तो देखो 2 एकम 2, ये छोटा जा रहा है। ठीक है, फिर देखो यार 4 एकम 4, फिर देखो ये 3 एकम 3, तो यहाँ पर भी ये छोटा जा रहा है। तो देखो 3 से 2 गया, फिर 4 से 3 गया, ये भी छोटा हो रहा है। चलिए देखते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 4, लेकिन यहाँ हो गया देखेंगे 2 और यहाँ हो गया 3। तो जैसे ही यहाँ 2 और 3 हुआ बच्चों, देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर देखिए समझेंगे 1/4 है, 1/3 दिया हुआ है, अगर 1/2 दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 और ये 4 एकम 4। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। चलिए सही है। फिर देखेंगे ये अगर लेके जाते हैं तो देखेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, और देखेंगे 3 एकम 2, लेकिन इस स्थिति में यहाँ पे ये बड़ा हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो इससे ये बड़ा, फिर इससे ये बड़ा, करेक्ट है, इससे ये बड़ा, फिर इससे ये बड़ा। तो इस हिसाब से आपका जो है आपका, अगर मैं बात करूंगा तो इस हिसाब से आपका आंसर ये जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आंसर नहीं जा रहा था। क्यों, क्योंकि 2 एकम 2, देखो 3 एकम 3 हो रहा था और 2 एकम 2 हो रहा था, तो ये इससे छोटा हो रहा था, तो ये ऑप्शन तो आपका होता ही नहीं। ठीक है, तो ये आंसर देखिए। फिर देखिए 4 एकम 4, यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ 2 एकम 2, छोटा जा रहा है, जबकि ये इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर होना क्या हो जाएगा, 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, 1/3 और 1/2, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। 35 नंबर, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेटों में, समझेंगे 4.8 kg का मतलब कितना होता है, 4800 ग्राम, 2500 ग्राम, फिर कह रहा है 3.5 kg का मतलब होता है 3500 ग्राम। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,800 ग्राम। और इसको कह रहा है 3 दर्जन, 3 दर्जन का मतलब होता है 36, यानी 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 36, तो 36 से काटेंगे तो ये 3 वर्ष में कटेगा, यानी आंसर हो जाएगा एक एक पैकेट जो होगा वो 300 ग्राम का पैकेट हो जाएगा, यानी आंसर नंबर 2 हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा प्रियदर्शनी वाले सवाल का। ठीक है, चलिए आगे अगले पेज पे चलते हैं। 36 नंबर दिया हुआ है
कि 5 - 5 + 5 फिर -5 को विषम पदों में, देखो विषम पदों का मतलब क्या होता है, अगर विषम की बात करते तो 1 3 5 7, जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए, 1 आ जाए, ये विषम टर्म्स हुए। तो अगर 5 को देखेंगे पहले में शुरुआत में अगर 5 दिया है, ठीक है, तो 5 पे देखेंगे अगर ए को 5 को अकर करेंगे तो देखेंगे 5 ही आंसर आएगा। अगर 2 को 5 कर रहे हैं, देखो 5 - 5 2 टर्म, तो देखो जैसे ही सम संख्या तो 0 आंसर आ गया। लेकिन अगर वही 3 टर्म ले लीजिए, तो 3 टर्म ले लीजिएगा तो 5 देखेंगे -5 + 5, देखेंगे फिर 5 5 कट के आंसर कितना आ रहा है, 5। आप इसको 5 टर्म ले लीजिए, यानी विषम बार लिखना है, विषम बार लेना है। विषम बार का मतलब होता है कि 5 बार 3 बार एक बचेगा, देखेंगे कट गया, फिर क्या बच रहा है, 5 ही बच रहा है। यानी जितना बार विषम बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, क्योंकि सम बार करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को आरोही क्रम में निरूपित करती है। तो देखिए इस तरीके के सवाल को यदि बनाना हो तो बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के सवालों को बना सकते हैं। कैसे सवालों को बनाएंगे, जरा इस चीज को समझेंगे। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इस वाले प्रश्न में, या फिर यहाँ पे इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इस प्रश्न को कैसे बेहतरीन तरीकों से समझेंगे। किसी भी सवाल, देखिए सब में यही है, सब में। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए कि इसमें देखेंगे अधिकतम टर्म क्या, दशमलव के बाद अधिकतम, देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, सब में बाकी 3 में। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबको आप 3-3 अंक कर लीजिए, और 3-3 अंक हो गया देखेंगे। फिर ये देखेंगे 3-3 अंक कर लीजिए, फिर देखेंगे 1.050, 1.055, 1.005, फिर देखेंगे 0.155। थोड़ी देर के लिए समझिए कि दशमलव के बाद सभी में 3-3 अगर अंक है, दशमलव के बाद सभी में 3-3 अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद यदि सभी में 3-3 अंक है तो थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि दशमलव को भूल जाइए आप, क्योंकि सब में 3-3 अंक है, दशमलव के बाद दशमलव को भूल जाइए। तो अब यहाँ देखेंगे कि चूंकि इसको कौन सी व्यवस्था में सजाना है, अवरोही। अवरोही का मतलब घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब पहले 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97, इस तरीके से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा लेंगे, तो सबसे बड़ा तो 1 नंबर में ये रहेगा, तय है। फिर 10,500 से छोटा क्या हो गया, 1500, 2 नंबर में ये रहेगा। 3 नंबर में देखेंगे 1500 के बाद 1500 से छोटा इसमें कौन है, तो अगर 1500 से छोटा करेंगे तो 3 नंबर में ये रहेगा, 4 नंबर में आपका ये रहेगा, 5 नंबर में ये रहेगा, और 6 नंबर में ये रहेगा। तो आप यहाँ से सजा लीजिए। देखिए 1 नंबर में 10.5 सब में, 2 नंबर में देखिए किसमें 1500 यानी 1.5, देखेंगे 1.5, देखिए यहाँ पे 1.05 पे ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पर 4 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 005 है, ठीक है। तो 1 नंबर होगा नहीं तो 3 नंबर। देखेंगे अब 3 नंबर में कौन है, 1.055, तो जिसके 3 नंबर में 1.055 देखेंगे यहाँ पे 05 है तो ये होगा नहीं, यहाँ देखेंगे 0.055 है, यानी आंसर नंबर आपका 3 हो जाएगा। सिंपल तरीका है, एकदम बेहतरीन तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलो अगले सवाल में 100 लाख, 100 लाख को पता है, आप देख लीजिए 100 और लाख के बाद को जीरो होता है, 5 को जीरो होता है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी आंसर हो गया आपका 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ आंसर हो जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। 39, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। कह रहा है कि ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है, हम आपको क्लास में भी बहुत बार पढ़ा चुके हैं सारे, लगभग जितने भी प्रश्न है सभी के सभी हमारे पढ़ाए हुए प्रश्न आए हुए हैं। तो 100 में एक संख्या जोड़ी जाती है, ठीक है। तो 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दे, पूर्ण का मतलब होता है 0, यानी 0 को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 100 में 0 जोड़ेंगे, 0 को कह रहा है कि फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है तो फिर 100, ठीक है। अब इन दोनों प्रकार से प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 200। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड है, नहीं है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन 9 दिया हुआ है, तो अगर 9 लेते हैं तो देखिए 9 के विभेदता का नियम क्या है साथियों, कि इनके अंकों को जोड़ेंगे, देखेंगे 0 3 3 6 9 3 12, अगर इनके अंकों को योगफल 12 आया और जो कि 9 के पहाड़ा में नहीं आता है तो पहला नंबर ही ऑप्शन है इसी के गुणनखंड में। 5 का विभेदता का नियम का जिसके अंत में 0 होता है वो 5 से कटता है। 11 में देखेंगे, 11 में क्या है कि इनके इन अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे तो 0 6 6 और 3 3 6, तो 6 में से 6 हो गया 0, यानी अल्टरनेट अंकों का मतलब ये है साथियों, जैसे 3630 है ना, तो इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ते हैं। देखो तो ये होगा 0 में 6 जोड़ेंगे 6, फिर 3 3 6,
यदि इनके अल्टरनेट अंकों को जोड़ के 2 को समूह बन गया 0 6 6, फिर उनको घटाएंगे, घटाने पर क्या आता है 0 अगर आ जाए तो 11 से डिविजिबल होता है। आप ऐसे भी देख लेंगे 11 3 33, 36 में से 33 जाएगा, 3 बचेगा, 3 3 33 कट जाएगा, 3 से तो कटेगा ही, चलिए देखेंगे 6 3 9 3 12 आ रहा है तो 3 से कट, इसलिए आंसर इसका क्या चला जाएगा आपका 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 41 नंबर सवाल को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर है तो समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं साथियों? देखिए समानांतर चतुर्भुज इसको कहते हैं, ठीक है, जिसके ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के। कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण और इसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है, सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। अगर इस सभी कोण, इसको आमने सामने सभी कोण बराबर होगा तो कन्फर्म है कि ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और देखेंगे टोटल चारों एक्स को जोड़ने पर 360 डिग्री, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है 360, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आज जब सभी कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो यही समानांतर चतुर्भुज ये ऐसे हो जाएगा, और जब यही हो जाएगा और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी तो इसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, तो ये सत्य है। यदि एक सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते एक वर्ग बन जाता है, बिल्कुल इसी की तरह वर्ग बन जाता है, अभी करेक्ट है। यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो एक आयत, देखिए पतंग में क्या होता है, अगर हम पतंग की बात करते हैं, देखो पतंग में क्या होता है कि इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर, तो आमने सामने इसके तीनों कोण का मतलब चक्रीय चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है, और इन दोनों आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो मान लीजिए जरूरी तो नहीं ये 60 डिग्री हो और ये 120 डिग्री हो सकता है कि चलिए हम इसको भी 60-60 कर लेते हैं, और इस वाले कोण को मान लीजिए 120 आया तो मान लीजिए 240 हो गया, तो इसको भी हम 120-20 कर लेते हैं। तो जरूरी तो नहीं कि आमने सामने के जब कोण बराबर हो जाए तो आयत बन जाएगी, तो करेक्ट आंसर आपका यही जाएगा, ठीक है, यही करेक्ट आंसर। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर होते हैं और आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं तो ये वर्ग का क्वालिटी है तो वर्ग बन ही जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा आपका पतंग वाला। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? तो लुप्त संख्या निकाल लेना है आपको। देखेंगे क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, 6 दिया है, 15 दिया हुआ है, देखेंगे, और यहाँ आपको निकालना है 45 दिया है, 66 दिया है, और यहाँ 91 दिया हुआ। तो 1 और 6 के बीच में देखेंगे 5 का अंतर है, 6 और 15 के बीच में 9 का अंतर है, 45 और 66 के बीच में 21 का अंतर है, 66 और 91 के बीच में अगर ऐड करते हैं 21 4 25 का अंतर है। तो देख क्या रहा है कि इसमें अगर सब में 4-4 का देखे डिफरेंस है, यहाँ भी देखेंगे कितना का डिफरेंस है 4-4 का डिफरेंस। तो कन्फर्म है कि यहाँ से भी 9-4 में अगर इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, तो 15 में 13 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, और 13 में यहाँ से 4 यहाँ फिर ऐड कर दीजिए तो 13 4 17 हो जाएगा, यहाँ 17 ऐड करेंगे तो 28 17 45, यानी आंसर आपका 28 हो जाएगा, 28 नंबर, ठीक है, करेक्ट। चलिए अगले सवाल में चलते हम लोग। निम्नलिखित तालिका जो है को पढ़िए, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात। सबसे ज्यादा क्या है 12 और सबसे कम क्या है 3, इनके बीच का अनुपात निकालता 3 चौका 12 और 3 कम 3, यानी आंसर हो जाएगा 4:1, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 4:1। 44 देखेंगे, निम्नलिखित समूह में से सभी त्रियाम आकृतियां हैं। घन 3D डायग्राम है, घना भी 3D है, गोला भी 3D है, बेलन भी है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर ही हो जाएगा। बी नंबर 2 नंबर में देखिए वृत्त 3D नहीं होता है, अर्धवृत्त 3D नहीं होता है, यहाँ वृत्त 3D नहीं होता है, इसलिए आंसर आपका 1 नंबर ही करेक्ट है कि घन घनाभ गोला और बेलन जो है सभी के सभी आपका 3D डायग्राम। अश्विनी 36 सर्वसम अवर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकते हैं? तो देखो कितने आयत, इस तरीके के प्रश्न है कि 36 को कितने प्रकार से गुणनखंड बना सकते हैं? तो एगो तो 1 गुने 36, फिर मान लीजिए 2 गुने 18 कर सकते हैं 36, फिर आप 3 गुने 12 कर सकते हैं 12 3 36, 4 गुने 9 कर सकते हैं 36, फिर आप कर सकते हैं 6 गुने 6 कर सकते हैं 36, यानी कितने प्रकार से तोड़ दिए 1 2 3 4 एक 5 प्रकार, तो आंसर हो जाएगा 5। जितने प्रकार से उसको गुणनखंड को तोड़ा जा सकता है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 प्रकार से तोड़े तो 5 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। यहाँ से आपका पेडागोजी सेक्शन चालू हो गया, आपका किसका, आपके मैथ्स का पेडागोजी सेक्शन चालू हो गया। कह रहा है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आकलन के बारे में कौन सा कथन सही? मानव संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ
कहाँ खड़ा है या खड़ी है, ठीक है। तो ये मानव संदर्भित जो है तुलना में है ये, ठीक है। फिर देखेंगे ये सही है, करेक्ट है। मानव जो मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ये तो ये वाला देखेंगे, ये 2 और जो 3 है ये दोनों के दोनों सेम ऑप्शन हो गए और दोनों आंसर दे रहा है, दोनों आंसर होगा इसमें, और यही आंसर भी है और ये आंसर नहीं होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इसमें सवाल है, कहीं ना कहीं सीटेड जो है इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन दे दिया और दोनों ऑप्शन सही है। और यहाँ पे आपका ABC करके दिया भी नहीं है, तो इस वाले को आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये जो सवाल है कहीं ना कहीं सीटेड इसको एक्स्ट्रा करेगा और इसको 1 नंबर एक्स्ट्रा ऐड करेगा, ठीक है साथियों। तो ये करेक्ट आंसर नहीं, इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, सब में 2 ऑप्शन दे दिया है सेम सेम। अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणा, यही पर आपका पहला नंबर ही करेक्ट आंसर है। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। तुलना के लिए अस्पष्ट विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आपका 1 नंबर ही ऑप्शन है, आपका 47 का जो है 1 नंबर ही ऑप्शन सही है। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणा है। गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, ठीक है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, ये भी सही। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। कक्षा में जो है, जो कक्षा में है अगर बात करते हैं कि अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ठीक है। सूत्र के प्रदर्शन में ये तो होगा नहीं आपका। निर्देश देने में निर्देश शिक्षक को थोड़े देगी, ये आंसर हो जाएगा B और D, और B और D किस में ऑप्शन में है, 2 नंबर में। तो 48 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, B और D आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, सही नहीं है, ये पहला नंबर है। त्रुटियों को अगर अनदेखा करते हैं तो त्रुटियों का अंबार बनाता चला जाएगा बच्चा, और कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा कि उससे सिर्फ त्रुटियां ही होंगी। ये तो पक्का आंसर यही होगा, यही सही नहीं है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, बिल्कुल सही है कि भैया बच्चा कहाँ त्रुटि कर रहा है उसी हिसाब से हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे कि बच्चा को कहाँ ज़्यादा गलती कर रहा है, हम वैसा बनाएंगे कि बच्चा वहाँ कम गलती करे। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। गणित में त्रुटियां अधिगम हिस्सा, आपका पहला नंबर आंसर होगा, ठीक है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, ठीक है। आपका 49 नंबर का आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। चलिए अगला बढ़ 50 का देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार NCF जो है कक्षा के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। बिल्कुल कहता है कि लड़की जो है गणित में अच्छा, पर फिर भी उनका क्या, उनको अवमूल्यन होता है उनका। गणित लड़कियों को थोड़ा कहा जाता है कि नहीं हम गणित में कमजोर हो सकते हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण, लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात हैं, ये बिल्कुल गलत। करें अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उपयुक्त कारण लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लड़के जो हैं आपके गणित में बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं, ठीक है। समाज की लिंग संबंधी धारणा इस मान्यता की ओर ले जाते हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर और बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति नहीं, बिल्कुल नहीं है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल, ऐसा कैसे है कि गणित में बहुत सारे गणितज्ञ जो मैथमेटिशियन आपकी लड़कियां हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, बच्चों का मनोरंजन, बच्चों का व्यस्त नहीं, बच्चों विचारों का बहिर्वेशन, है ना, विचारों का। तो 51 नंबर का आंसर क्या होगा, विचारों का बहिर्वेशन आंसर होगा, ठीक है। चलिए कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ाते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, ठीक है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, ये तो विस्तृत ज्ञान भंडार तो नहीं, गणित जितना डीप होगा उतना ज़्यादा है। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, ये भी नहीं है। गणित में किसी समस्या समाधान के लिए अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, ये भी नहीं। हमको लगता है कि अमूर्त, चूंकि वो गणित क्या है, मूर्त है, तो आंसर होना चाहिए इसका 52 का 1 नंबर आंसर होना चाहिए, ठीक है। 52 का 1 नंबर आंसर होना चाहिए। चलिए अगले सवाल।
निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट दिया ऑप्शन में, हाँ 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान का क्या है क्षेत्र में काम किया हुआ है। ठीक है। एक सब्जी बेचने वाला जो है पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपया और 3 रुपया लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, बिल्कुल नहीं है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों विकसित, बिल्कुल यही सही है, करेक्ट आंसर है। यानी केवल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। यानी इस सवाल का जो अगर हम बात करते हैं 54 का, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी केवल सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। कि बच्चे ज्ञान का नहीं, ये बिल्कुल नहीं। अपना निर्माण स्वयं नहीं करूँ तो मान लीजिए रट के भी आया है, रट के भी आकर के उस चीज़ों को क्या कर सकता है? सोल्व कर सकता है। ठीक है। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के लिए ग्रिड, आयतकार सारणियों में व्यवस्थित गिटियाँ दी गई हैं। गिटियाँ नहीं करके गोटियाँ समझ लीजिए, और वे इसका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, चूंकि हस्त कौशल के द्वारा स्वयं बना रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अगर क्लास में 30 बच्चे होंगे, 30 बच्चे सब अलग अलग प्रकार के बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? लेकिन पहाड़ा तो सब कोई, पहाड़ा अगर है तो सारे बच्चे एक ही प्रकार के याद करेंगे, एक ही तरह से उसको पढ़ेंगे। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। 56 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? यह बच्चे को सृजनात्मकता बनने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, सही है, यानी ये भी करेक्ट है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में बिल्कुल सही है। यह निगनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित, यह भी तर्क वितर्क करने हमेशा भी सारे बिल्कुल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी, ए बी और सी, यानी आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जो जादुई वर्ग हल करने के लिए देती हैं। ठीक है, ये भी सही है। वो हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में शतरंज परीक्षा में सबसे अधिक, ये तो बिल्कुल निगेटिविटी फैक्टर है। आपका आंसर यही जाएगा, क्योंकि शतरंज परीक्षा मतलब वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में जो नंबर लाने वाले बच्चों को प्रशंसा करती है। भैया तो बाकी जितने बच्चे जो नहीं शतरंज में टॉप आए उनको तो आप उसका प्रशंसा करेंगे, उन लोगों को प्रशंसा नहीं करेंगे तो बच्चे बाकी पिछड़ते चले जाएंगे। तो ये आपका आंसर आपका 3 नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों को ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिताएं जो कम होंगी, बिल्कुल नहीं है। हतोत्साहित नहीं होगी, सरल नहीं होगी, मजबूत होंगी। आंसर क्या चला जाएगा आपका? मजबूत होंगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है? कैलकुलेटरों का उपयोग बिल्कुल नहीं। भिन्न डेस्क का उपयोग, हाँ भिन्न डेस्क का उपयोग कर सकते हैं। विभाजन भाग भी नहीं, लघुत्तम नहीं। इसमें अब इसमें लघुत्तम विधि कहाँ से आ गया? विभाजन भाग विधि इसमें से तो भिन्न डेस्क की विधि कर सकते हैं ना। ये आंसर जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवृत्ति के रूप में करता है। 4 के प्रवृत्ति में 4 के बाद आने वाली संख्या के रूप में। ठीक है, विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में भी सही है। विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में से 1 जोड़ने के रूप में करते भी नहीं होगा। विद्यार्थी एक पासा उछलता है, बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक है ना, बिना गिने हुए 4 को पहचानने की कोशिश करता है, नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मैथ्स का कंप्लीट आपका सेक्शन हो गया 30 नंबर। और फिर से पुनः आप प्रिंस सर का स्वागत करेंगे, चूंकि प्रिंस सर पुनः आएंगे
ठीक है कि और आपको ईवीएस के जो सेक्शन है आपको जो आपके 61 से 90 तक कराएंगे ईवीएस सेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद से हम 91 से लेकर के आपको हिंदी और संस्कृत लेके आ रहे हैं साथियों, ठीक है। तो आप बने रहेंगे अंत तक, आपके एक एक क्वेश्चंस का हम लोग एनालाइज करें और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम लोग का एनालिसिस कैसा लगे, क्योंकि आपका कमेंट ही हम लोग को एनकरेज करेगा और हम लोग को साहस बढ़ाएगा साथियों। जो आपके आने वाले अपकमिंग सीटेट्स के भी क्लास में हम लोग पूरा एनर्जी के साथ आपके पास आएंगे, ठीक है साथियों। तो फिर से प्रिंस सर आ रहे हैं, आप उनका स्वागत करें और फिर से आप उनकी ईवीएस सेक्शन को देखें कि अब उसके एक एक क्वेश्चंस का एनालिसिस क्या कर रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए चलिए दोस्तों, मैं चल रहा हूँ अब ईवीएस सेक्शन पे। आप लोगों ने अभी सीडीपी और मैथ के एनालिसिस कर लिया और अपना आंसर मैच कर लिया, ठीक है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कर रहा है ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, यानी 24 ग्राम प्रति ml घनत्व डेंसिटी है, 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। मास निकालना है ना, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी कितना है दोस्त, 24 है, वॉल्यूम कितना है 6 है, 24 गुने 6 करेंगे 144 ग्राम। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त, बढ़े ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है जब हम किसी गैस, इसका कथन कारण दे रहा है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच का अंतर रुक स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन 1, मनाली में ढालू छतें वाले मजबूत बांसे वाले खंभों पर ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। एक गलत है, ये मनाली में नहीं होते हैं, आसाम में बनते हैं, ठीक है ना। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, नहीं बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बर्फ पड़ती है। बी भी गलत है, ए और बी क्या है, दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 63 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करना है। तो जीरा को किससे मैच करेंगे, छोटा परंतु खुशबूदार होता है। जीरा क्या होता है, छोटा होता है परंतु खुशबूदार होता है। 1 को 4 से मैच करेंगे। केसर कैसा होता है, पीले रंग का, ठीक है ना। मिर्च कहाँ से, दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति हुआ था, लौंग किधर, कील के तरफ, यानी आपका सीरीज क्या होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी इधर है, इधर आपको कौन कौन सा, तेलंगाना तो इधर है नहीं होगा, केरला भी इधर है, कर्नाटका भी इधर है, ये नहीं होगा। तो उड़ीसा इधर है बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा होगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब जंगल होता है, सही है, ए नंबर सही है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से नहीं 25 वर्षों से, तो ये भी क्या है, गलत है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, सही है। तो ए और डी किस ऑप्शन में है दोस्त, ए नंबर में, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त 67 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए आप। कह रहा है कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों को अन्य भागों को जड़ों से जल एवं खनिज का स्थानांतरण करना। तने का मुख्य कार्य क्या है, इसमें से तना का मुख्य कार्य क्या है। देखिए दोस्त, पौधे का उत्पादन और भंडारण करना तना का काम नहीं होता है। पौधे को शक्ति और सहारा देना, हाँ तना, जिसे बरगद, आपको बरगद के पेड़ में देखे हैं, तना ही क्या होता है, उसका सहारा देता है, ठीक है ना। पर पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल को खनिज तथा स्थानांतरण करना है, ढोने का काम करता है, ठीक है ना। तो बी और सी, केवल बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त
कह रहा है कि कांस ब्राज किससे बना हुआ है? कॉपर और टिन से। किससे? कॉपर और टिन से। ब्रॉन्ज किससे बना है? कॉपर और टिन से। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम, 100 नहीं होता है, 200 किलोग्राम होता है, 2 क्विंटल का होता है, ठीक है ना। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम नहीं 100 ग्राम खाता है, यहाँ पे उल्टा दे दिया है, ठीक है ना। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करता है, दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, सही है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करता है, तो डी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? सी और डी, जो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष किस सबसे मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय कौन सा होता है बिहार में? अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, और क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी ऊर्जा का, क्रिकेट खेलने के लिए आप मांसपेशियों का यूज करते हैं, ठीक है ना। शाम के समय खेलता है, मत कहिएगा कि प्रकाश ऊर्जा, नहीं, शाम के समय क्या? मांसपेशियों की ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? चिपचिपे आप चेवा चावल पढ़े थे ना, लेकिन यहाँ पे चेवा चावल का दूसरा नाम क्या होगा? बोरा चावल भी होगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी के बुक में दिया है चेवा चावल, ठीक है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, ईंधन को जलाने से क्या क्या प्राप्त होती है? एक तो आपको प्रकाश मिलेगा और एक उष्मा, तो उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, ठीक है ना। ध्वनि ऊर्जा की तो बात है नहीं, यांत्रिक को तो बात है नहीं, केवल प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश के साथ उष्मा भी मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांप के बारे में इसमें से निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, यही क्या है? गलत कथन है ना, गलत है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 नंबर ही होगा। सांप क्या करता है? शिकार को चबा के नहीं खाता, वो सीधे क्या करता है? निगल जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है चबा कर खाता है, यही क्या है? गलत है। आगे भी पढ़ लेते हैं। जहरीलो सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, सही है। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, सही है। तो ए वाला ऑप्शन सही है तो नहीं होगा, निगेटिव पूछ रहा है तो पहला गलत वाला आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। कह रहा है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति क्या है? गुजरात अगर यहाँ पे है तो यूपी यहाँ पे है, ये यूपी है, ये गुजरात है, और आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। तो यहाँ से आप डायरेक्शन बना लीजिए, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। तो ये जो है आंध्र प्रदेश किधर है? साउथ ईस्ट में है, और एक किधर में है? नॉर्थ ईस्ट में है, यानी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 2 नंबर आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा 75 के बाद 76, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? शीर्षक पहला परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, नहीं ए होगा, ठीक है ना। इसमें सब कुछ संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय सब कुछ आ जाएगा। तो इसका थीम क्या होना चाहिए? परिवार, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए? परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि श्रीमती शीतल ईबीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला कह रहा है ईबीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इसको सुना होना, ठीक है, ये सही है। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए नहीं, लिखने के लिए आप नहीं बोलिएगा। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति के विविधता के बारे में जागरूक बनाना, सही है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, सही है। तो आंसर क्या होगा? ACD, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन को जोड़ने में मदद करना, यही राइट आंसर होगा। विषय की मूल अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करना, नहीं। स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलाप के लिए, नहीं। विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए, नहीं। शिक्षार्थियों को 1 से 5 के लिए ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन के साथ जोड़ने में क्या करना? मदद करना, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित कथनों में
पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है, अभी कथन ए दिया है दोस्त, इसमें कह रहा है आपको कि ईबीएस के सीखने का अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। सही है, ईबीएस को सीखने के लिए अवलोकन, पहचान आदि के लिए संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। उसका कारण दिया है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईबीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये भी सही है, आर और ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ईबीएस शिक्षक को योग्यता मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पे जोर देना चाहिए। क्या चीज पे? प्रश्न पत्र की लंबाई पे। लंबाई से क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे दोस्त? कितना लंबा प्रश्न पत्र बनाइएगा उससे क्या मतलब? प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। 2 3 नहीं होगा, राइट आंसर होगा 4। प्रश्न पत्र की सामग्री क्या है और सामग्री कवरेज उसमें क्या किया गया है और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा। कह रहा है कि एक ईबीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है। एक ईबीएस का शिक्षक है, कक्षा में क्या कर रहे हैं? प्रयोग प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है। एक अंडा क्या होता है? पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो सबसे उपयुक्त क्यों? नमक मिलाने पे उसका क्या होता है? उसका डेंसिटी क्या होता है? पानी के घनत्व के कारण बढ़ जाता है, इसलिए वो तैरता रहता है। तो ठीक है ना, तो पानी के घनत्व के कारण अंडा क्या करता है? तैरता है। आपको ईबीएस में आपको पढ़ाए थे जिसे नींबू वाला, नींबू को डालने पर ऐसे क्या होता है? डूब जाता है, नमक मिलाने पर क्या होता है? तैरता है। तो नींबू की जगह यहाँ पे अंडा करके क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है ना? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 82 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को ईबीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? नहीं है कह रहा है ना, तो कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, ये हो जाएगा। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना होगा। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना, ये होगा। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ये